Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, from this session we are going to study about the evolution, इर्तिका के अमल की जो तफसीलात वगैरह हैं और स्पेशली जो हम रिलेट करते हैं इसको विद डार्विनिज्म और नेचुरल सिलेक्शन, इस पर्सपेक्टिव के लिहाज से आपके सिलेबस को कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन से आगाज करते हैं, डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एवोल्यूशन, इर्तिका का अमल, बुनियादी तौर पे हमने इसको एक कंट्रोवर्सी बना लिया हुआ है क्योंकि कुछ पॉइंट्स जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के हैं अकॉर्डिंग टू द डार्विनिज्म, दे हैव अ कॉन्फ्लिक्ट। वो कहीं ना कहीं आके हमारे रिलीजियस आइडियाज के साथ और बाकी किताबों के रिलीजियस आइडियाज के साथ कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं। लेकिन अगर हम कंसेप्चुअली समझना चाहें स्टूडेंट्स, तो एवोल्यूशन इज अकरिंग ऑल अराउंड अस, ऑलराइट, इवन के विद इन आवरसेल्व्स। आप लोग ये देखें कि हमारे पास जो मेडिसिन है या फार्मास्यूटिकल कंपनीज की अगर हम बात करते हैं तो हम फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक्स का जिक्र करते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई आपकी बॉडी के अंदर रहते हुए जो जरासीम है वो भी वक्त गुजरने के साथ साथ अपने आप को रेजिस्टेंट बना लेते हैं और उन पे एंटीबायोटिक्स का असर खत्म हो जाता है। फिर हमें नई दवाई बनानी पड़ती है, फिर उसके बाद कोई और जनरेशन बनानी पड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि द माइक्रोब्स इनसाइड द बॉडीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड other plants, they are evolving with the passage of time. All right, तो evolution हमारे इर्द गिर्द हो रही है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पे देखना चाहें तो एक तो evolution वो है जो हमें अपने environment के अंदर या abiotic objects में नजर आती है। All right, दूसरी जो evolution है उसको हम कहते हैं organic evolution, जो बुनियादी तौर पे हमारे सारे का सारा टॉपिक है जिसपे हमने फोकस करना है कि how the life started. All right, बुनियादी तौर पे ये सारे सवालात ऐसे हैं कि जो हर जी शऊर के जहन में आते हैं कि क्या हम पहले से ही इस प्लेनेट के ऊपर मौजूद थे, क्या हमारा ये प्लेनेट किसी और प्लेनेट से सेपरेट होके बना हुआ है, या जो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग सूरज का हिस्सा था बाद में टुकड़े टुकड़े होके और स्पेस में घूमना शुरू हो गए और सोलर सिस्टम बन गया। इन तमाम सवालात का बुनियादी तौर पे जो जवाब है, इट is present inside the study of the evolution. All right students, हम बुनियादी तौर पे जो बात करेंगे it will be only about the organic evolution. All right students, define अगर हम करना चाहें we can define it, the process that have transformed life on earth from its earliest forms to the vast diversity that we observe today. अब इससे क्या मुराद है? सबसे पहले नंबर पे तो साइंसदानों का ये ख्याल है कि कोई एक ऐसा जानदार था जिसको हम आर्किया या आर्कियोबैक्टीरिया के साथ रिलेट करते हैं, जिसका ओरिजिन जो है दैट वाज द ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब वो जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है उससे फिर आगे डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व हुई हैं, यानी कि आर्किया से फिर फर्दर प्रोकैरिया और प्रोकैरिया से फिर यूकैरिया और उसके अंदर फिर ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स वगैरह को डिफरेंशिएट करते चले जाएं तो हमारे पास एक बड़ा ट्री बन जाता है जिसके अंदर हम मौजूदा दौर के तमाम किंगडम्स वगैरह और फिर फर्दर उनके फाइला को शामिल कर लेते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये बुनियादी तौर पे हमें क्या बता रहा है कि आगाज में कहीं एक ही जैसे इंसेस्टर्स मौजूद थे, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस आते गए और फिर जानदार इवॉल्व करते चले गए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आए, फिर सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आए और फिर अल्टीमेटली अशरफुल मखलूकात तक ये ऑर्गेनाइजेशन पहुंच गई। दिस इज बेसिकली द एवोल्यूशन। ऑलराइट, फिर अगर एक जुमले की डेफिनेशन हम लिखना चाहें, मैंने यहाँ पे एडिशनल डेफिनेशंस ऐड किए हैं ताकि आपका कंसेप्ट ज्यादा स्ट्रांग हो सके। चेंज इन कैरेक्टर्स ऑफ अ स्पीशीज ओवर द सेवरल जनरेशंस। अब इस चीज को स्टूडेंट्स अगर हम अंडरस्टैंड करें सिर्फ ह्यूमन एवोल्यूशन के एतबार से, तो हम उस बहस में नहीं पढ़ते कि हम किस तरह के ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे मौजूदा सहूलियात या मौजूदा लाइफस्टाइल्स हैं, क्या आज से 200, 300, 400 साल पहले भी हम इसी तरह सरवाइव कर रहे थे? तो इसका जवाब हमेशा नहीं में आता है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या एवोल्यूशन नहीं हुई? वी हैव इवॉल्व विद द पैसेज ऑफ टाइम। ऑलराइट, फिर और तो और जो एक बड़ा कंसेप्ट हमारे जहन में है कि अगर अल्लाह ताला ने भी आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा को एक पेड़ की फॉर्म में पैदा किया, तो उसके बाद जो डिसेंड होने वाले ह्यूमंस हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटीज हमें नजर आती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडेप्टेशंस और सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होते रहते हैं और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म की तरफ चले जाते हैं। सो एवोल्यूशन डज एग्जिस्ट। फिर इसके बाद चेंज इन द हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशंस ओवर सक्सेसिव जनरेशंस।
अब ये चीज समझने से ताल्लुक रखती है स्टूडेंट्स। किस तरह से समझने से ताल्लुक रखती है कि यहाँ पे हम दो चीजें लिख रहे हैं कि एक तो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, दूसरे नंबर पे हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे इनहेरिटेंस भी चल रही है और इनहेरिटेंस पॉपुलेशन वगैरह के अंदर हो रही है। तो अगर हम इसको आसान तरीन मिसाल से समझना चाहें तो आप लोग इमेजिन करें कि किसी एक जगह पे मॉथ यानी कि पतंगे रहा करते थे और उन पतंगों का कलर जो है वो पीले रंग के परों पे मुश्तमिल था। अब जो उनके पर थे अगर वो तितली नुमा पर यानी कि पीले या ऑरेंज सा ब्लेंड नजर आता हो तो वो जिस जगह पे एग्जिस्ट कर रहे थे वहां पे उनकी पॉपुलेशन आहिस्ता 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 बढ़ती चली गई और फिर किसी रोज वहां पे कोई प्रीडेटरी बर्ड आ गया कि जो उन मॉथ्स को खा सकता था। ऑलराइट, इसी दौरान ऐसा हुआ कि उन मॉथ्स के अंदर कोई म्यूटेशन हो गई, कोई छोटी सी बायोलॉजिकल तब्दीली जिसकी वजह से उनकी जो फिनोटाइप थी, जो एक्सप्रेशन था ऑफ द कलर ऑफ द विंग्स, वो आहिस्ता 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 फिनोटाइप तब्दील होके तो ब्लेंड हो गई वुडन कलर की तरह की। ऑलराइट, अब क्या हुआ कि जब ये वुडन कलर वाले ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुए तो जो पुरानी जनरेशन थी वो तो हमें येलोइश या वो ऑरेंज कलर की ह्यू वाली नजर आ रही थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब इनके बच्चे जो कि ब्राउन कलर के पैदा होने शुरू हुए या वुडन टेक्सचर वाले विंग्स जिनके ऊपर मौजूद थे, उन बच्चों को प्रीडेटर्स देख ही नहीं पा रहे थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो पेरेंट्स या पुरानी जनरेशन थी उनको तो चुन चुन के वो परिंदे खत्म कर देते हैं, लेकिन फिर जो नई जनरेशन है चूंकि वो कैमोफ्लेज हुई है, वो नजर ही नहीं आ रही प्रेडेटर्स को, तो इस वजह से फिर अगली आबादी में जो इजाफा होगा वो उन्हीं मॉथ्स का होगा कि जो प्रेडेटर से बच चुके हुए हैं। तो ये क्या है, इट इज अ चेंज एंड देन इट इज इनहेरिटेड, और फिर उसके बाद क्या हुआ है, एक पूरी पॉपुलेशन डेवलप होना शुरू हो गई है। तो इसी तरह बाज़ औक़ात ये चेंजेस जो हैं बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव होती हैं, बाज़ औक़ात ये चेंजेस डिस्ट्रक्टिव होके सिंड्रोम्स या डिजीजेस की फॉर्म में भी नजर आ सकती हैं। तो बुनियादी तौर पे एवोल्यूशन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल जेनेटिक मेकअप्स और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस का कॉम्बिनेशन है, अगर इसको हम आसान अंदाज से समझना चाहें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद दो बड़े कंसेप्ट्स डिस्कस किए जाते हैं अबाउट द एवोल्यूशन। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट्स कौन कौन से हैं इनको भी देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, द फर्स्ट थिंग इज द कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। ऑलराइट, अब इसको मैं पहली चीज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बुनियादी तौर पे हमारा फोकस है अभी फिलहाल एवोल्यूशन के ऊपर। एक तो ये पुराने फिलोसॉफिकल आइडियाज पे मुश्तमिल है, और कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन है क्या बुनियादी तौर पे, अगर हम इसको समझना चाहें तो वी कैन डिफाइन इट idea that organisms might evolve through time with one type of organism giving rise to another type of organism। ये फिर हम उसी तरफ आ रहे हैं कि कहीं कोई सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म मौजूद थी, उस सिंपल लाइफ फॉर्म ने फिर न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिजम्स पैदा किए या सेल्स पैदा किए, फिर वहां से स्पॉन्जेस या पैराजोआ की तरह के ऑर्गेनिजम्स डेवलप होना शुरू हुए या इवॉल्व हुए, और फिर पैराजोआ से फर्दर मेटाजोआ और यू मेटाजोआ डेवलप हो गए। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल बूम मिल रहा है, इस चीज को हम कहते हैं दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। और यहां पे स्टूडेंट्स में ये बात क्लियर करता चलूं कि हम जब भी एवोल्यूशन डिस्कस करते हैं तो डार्विन को हमेशा अथॉरिटी समझा जाता है। क्यों डार्विन को हम हमेशा अथॉरिटी समझते हैं, क्योंकि डार्विन वो पहला शख्स था कि जिसने एवोल्यूशन के आइडियाज को प्रॉपर लॉजिक्स के साथ और दलाइल के साथ एक्सप्लेन करना शुरू किया कि अगर कोई एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज में तब्दील होती हुई नजर आ रही है तो उसके साथ छोटी छोटी तब्दीलियां भी अटैच्ड हैं। बिल्कुल उसी तरह के जैसे इसने अपना गैलापागोस आइलैंड्स वाला सफर किया था, तो वहां पे इसको टर्टल्स की मुख्तलिफ इकसाम नजर आई, फिर इसको फिंचेस वगैरह छोटे छोटे परिंदे नजर आए, और उसके अंदर प्रॉपर एक रेंज ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन नजर आई। तो इसने कहा भाई यही एडेप्टेशंस हैं जो आहिस्ता 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 वकू पजीर होती रहती हैं और अल्टीमेटली एक जानदार मुकम्मल तौर पे एक डिफरेंट जानदार में तब्दील हो जाता है। तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं कि दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एज वेल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इसको अगर हम समझें तो ये क्या है, एक कदीम आइडिया है और अरस्तु के जमाने से चलता चला आ रहा था। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज हमारे पास है दैट इज कंसेप्ट और थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब स्टूडेंट्स ये वाला कंसेप्ट हमें पसंद आ जाता है। क्यों पसंद आ जाता है, क्योंकि हमारे ये बहुत ज्यादा जो रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं उनके साथ सिंक हुआ है, सिंक्रोनाइज्ड है। बुनियादी तौर पे ये कहा जाता है कि ये वाला कंसेप्ट दिया ही इस बुनियाद पे गया कि इस्लाम और उसके साथ साथ क्रिश्चियनिटी और बाकी जो मजाहिब हैं
उनके अंदर डिवाइन क्रिएशन पे बिलीफ है सबका, कि जो भी चीज है वो अल्लाह ताला की तरफ से ही है। तो बुनियादी तौर पे ये जो कंसेप्ट है या इसके जो फॉलोअर्स हैं उनका क्या कहना है, इसको भी समझ लें। All living things came into existence in their present forms, especially and specifically created by nature. अब यहां पे नेचर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, अल्टीमेटली इसका मतलब ऑलमाइटी अल्लाह ताला है। अब स्टूडेंट्स इसको अगर हम समझना चाहें तो ये कंसेप्ट क्या कहता है कि जो भी जानदार हमें जमीन के ऊपर नजर आ रहे हैं उसमें एनिमल्स भी हैं, उसमें प्लांट्स भी हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह, एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह भी मौजूद हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट all living organisms have been created in their present forms. जिस तरह का जो नजर आ रहा है उसको अल्लाह ताला ने बुनियादी तौर पे ऐसा ही बनाया हुआ है। वो छोटी छोटी तब्दीलियां तो अपने अंदर जरूर ले आते हैं ताकि वेरिएशन या डाइवर्सिटी हो सके, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो डार्विनिज्म कहता है कि पहले चिंपैंजीज थे या एप्स की कोई क्लास थी और उससे इवॉल्व होके ह्यूमंस बनना शुरू हो गए। तो दिस कंसेप्ट इज नॉट फॉलोइंग द डार्विनिज्म। ऑलराइट, ये एक एंटायरली डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट करता है और इस सिनेरियो की क्रिएशन में अगर हम लॉजिक्स देना चाहें तो अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे दलाइल मुमकिन हैं कि हम ये कह सकते हैं कि जहां कहीं भी वो एवोल्यूशनरी ओरिजिन की चेन मिस हो जाती है तो साइंटिस्ट कहते हैं देयर माइट हैव बीन एग्जिस्टेड सम सॉर्ट ऑफ और सम टाइप ऑफ एंसेस्टर, कि कोई एंसेस्टर तो ऐसा होता होगा कि जिसका फॉसिल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो हमारे पास लॉजिक्स क्या आ जाती हैं कि भाई उससे पुराने फॉसिल्स मौजूद हैं, उससे अगले ऑर्गेनिजम्स या डिसेंडेंट्स मौजूद हैं, तो दरमियान वाले भी होने चाहिए थे। लेकिन जब पता चलता है कि उसकी पेडिग्री या उसकी जो लाइनेज है उसमें कोई ना कोई एक एंसेस्टर ही मिसिंग है, तो यहां से आके फिर इस कंसेप्ट को ज्यादा तकवीयत और स्ट्रेंथ मिलती है कि ऐसा हो भी सकता है कि अगर हम अजम्पशंस पे चल रहे हैं तो यह भी मुमकिन है कि दरमियान में कुछ हो ही ना, वही जानदार जो पहले मौजूद थे वो खत्म हो गए और उसके बाद जो बाद में आने वाले हैं उनको स्पेशली क्रिएट ही इस तरह से किया गया हो। तो जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है ये बुनियादी तौर पे हमारी फजीलत को बढ़ा देती है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इंसान ही बनाया हुआ है और यही अशरफुल मखलूकात हैं। और तो और जो साइंटिस्ट कहते हैं, स्पेशली डार्विनिज्म के फॉलोअर्स हैं, वो कहते हैं कि कोई एक एंसेस्टर था जस्ट लाइक द वेरानॉप, या कोई लंबी सी चिचुंदर की तरह श्रीव या मोल जिसको हम कहते हैं उसकी तरह का कोई एंसेस्टर था और उससे बाद में आने वाले सारे मैमल्स इवॉल्व हुए हैं। तो यहां पे भी अगर हम देखना चाहें तो मैमल्स में सबसे बड़ा मैमल जो कि एलिफेंट हमें नजर आता है, क्या ये पॉसिबल है कि चूहे के साइज जितना एंसेस्टर हो लेकिन उसका डिसेंडेंट जो है वो तो बहुत ही बड़ा और हाथी की तरह का हो जाए? तो इस तरह के सवालिया निशानात की वजह से हमें थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पहले की निस्बत या पुराने कंसेप्ट की निस्बत थोड़ी सी बेहतर लगना शुरू हो जाती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बहरहाल जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर डार्विनिज्म को ही ज्यादा तरजीह दी जाएगी। आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस भी तैयार करने हैं, तो पहली चीज इसमें एमसीक्यूज के हवाले से दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट, और इसको हम स्टडी किस लिहाज से करें कि जो डार्विनिज्म को मजीद सपोर्ट करने के लिए जो जो स्टडीज की गई। ऑलराइट जी स्टूडेंट्स, अब यहां पे अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि डिफरेंट साइंटिस्ट हैव डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस। सबसे पहली चीज जो समझने के लिहाज से या स्टडी करने के लिहाज से आसान है, that was performed by the Carolus Linnaeus, sought and found order in diversity of life, और फिर उसके बाद binomial nomenclature। अब ये वाली चीज किसी भी जगह पे डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे ज्यादा अहम होती है। किस तरह से अहम है कि सबसे पहले नंबर पे तो इनके रिलेशनशिप्स को स्टडी किया जाए कि अगर हम ये कहते हैं बिल्ली शेर की खाला है तो बिल्ली के अंदर शेर वाली खसूसियात तो नजर आनी चाहिए हमें, तब जाके ये उसकी खाला बन सकेगी। तो खाला बुनियादी तौर पे क्या है? इट इज अ रिलेशनशिप कि कहीं ना कहीं कोई एंसेस्ट्रल लिंक मौजूद है इन दोनों के अंदर। तो ये वाली चीज जो है ये डेवलप करने का आगाज कैरोलस लिनियस ने किया और फिर उसमें जो मजीद एडिशन इसने की वो स्टूडेंट्स क्या है, अगर आप लोगों को याद हो तो जो हम डिवीजन के लिए हायरार्की डेवलप करते होते हैं, किंगडम, डिवीजन और फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस और फिर उसके बाद स्पीशीज। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बनती है इस डिस्ट्रीब्यूशन या इस ऑर्गेनाइजेशन का सेहरा लिनियस के सर है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स लामार्क आप लोगों को याद है, इसके अपने ही आइडियाज हैं बट ही हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टुवर्ड्स द एवोल्यूशन। स्पेशली जो सबसे मशहूर इसकी मिसाल दी जाती है दैट इज द जिराफ्स एवोल्यूशन,
कि ज़राफ़े जो हैं वो पहले घास खाया करते थे ज़मीन के ऊपर से, फिर वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता उनके घास उन्होंने खा लिया, ख़त्म कर दिया और दरख्तों के पत्ते खाने पे मजबूर हुए। तो पत्ते खाने के लिए उनको गर्दनें स्ट्रेच करनी पड़ी और फिर जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनकी गर्दनें पहले की निस्बत ज्यादा लंबी होती चली गई और मौजूदा दौर के ज़राफ़े आपको नजर आते हैं। दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ लामार्क, जिसे हम लामार्किज्म कहते हैं। इसी तरह यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स का कंसेप्ट इसने दिया हुआ है कि अगर तो जानदार किसी ऑर्गन को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा अच्छा इवॉल्व हो जाता है, और अगर कोई ऐसा ऑर्गन या ऐसा पार्ट हो कि जो कई नस्लों तक कोई भी काम परफॉर्म ना करे तो रिड्यूस होते होते आखिरकार खत्म हो जाता है। डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, बट ही हैज हिज ओन प्लेस इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एवोल्यूशन। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, माल्थस ही पब्लिश्ड एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। अब अगर हम इसकी स्टडीज की बात करें तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन है, चूंकि हमने जो एवोल्यूशन को डिफाइन किया उसके अंदर हमने क्या कहा है कि इनहेरिटेंस हो रही है पॉपुलेशंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो ये जो इनहेरिटेंस है उसके साथ इस चीज का भी ख्याल रखना होता है कि पॉपुलेशन की सप्लाई और डिमांड और फैसिलिटीज और नेसेसिटीज, इन सब चीजों के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखा जा सके, इस चीज को चेक किया जा सके कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो उसके लिए वसाइल किस तरह से पैदा किए जाएंगे, अगर आबादी बहुत ज्यादा कम है तो वसाइल को यूटिलाइज किस तरह से किया जाएगा। तो इन सब चीजों पे बुनियादी तौर पे तवज्जो मबजूल करवाई माल्थस ने इन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। देन इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कुवियर contributed to paleontology। आप लोगों को याद होना चाहिए paleontology is the study of fossils, और fossils of plants हों तो paleobotany, fossils of animals हों तो paleozoology, और evolution का एक बहुत ही strong evidence है fossil record, तो इस लिहाज से इसका contribution भी काबिल जिक्र है। Explained Earth's history by catastrophism। अब ये वाली चीज जो है स्टूडेंट्स, ये समझने से ताल्लुक रखती है। इसमें इसका ये ख्याल था कि बुनियादी तौर पे जब कहीं भी किसी जगह पे इर्तकाई अमल होना होता है तो नेचर किसी ना किसी कुदरती आफत के थ्रू ऑपरेट करती है और फिर सारी चीजों को बैलेंस कर दिया जाता है। मसलन इसका ये ख्याल था कि खुदा न खास्ता किसी जगह पे अगर पॉपुलेशंस बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई हैं तो वहां पे फेमीन्स यानी कि कहत साली आ जाती है, वहां पे जलजले आ सकते हैं, वहां पे सैलाब आ सकते हैं और उसके जरिए नेचर फिर से बैलेंस क्रिएट कर देती है। तो दिस वाज वन ऑफ द फैक्टर्स दैट वाज डिस्कस्ड बाय कुवियर। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स लायल, इसने इस कंसेप्ट को जो कैटास्ट्रोफिज्म का कंसेप्ट था उसको थोड़ा सा एक डिफरेंट वे में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म या फिर ग्रेजुअलिज्म, कि तब्दीलियां आहिस्ता आहिस्ता आती चली जाती हैं और फिर एक वक्त ये आता है कि कई नस्लें गुजरने के बाद जो अगली जनरेशन आती है वो अपनी बहुत सी पुरानी जनरेशंस की निस्बत एंटायरली डिफरेंट हो जाती है। तो ये वाला कंसेप्ट था लायल का, जिसको उसने जमीन की एवोल्यूशन के लिहाज से एक्सप्लेन किया। जमीनी इर्तका भी साथ साथ चल रही है। मसलन कि अगर हम गौर करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पे हमें किसी जमाने में पानी की मौजूदगी के असरात नजर आते हैं, तो इसका मतलब यह है कि पानी वहां पे था और फिर खत्म हो गया। इसी तरह बहुत सारी ऐसी जगह भी हमें जमीन पे नजर आती हैं जो किसी जमाने में तो खुश्की की फॉर्म में या आइलैंड्स की फॉर्म में जमीन पानी से बाहर था वो वाला जमीन का हिस्सा, लेकिन फिर क्या हुआ, वक्त गुजरने के साथ साथ वो पानी के अंदर चला गया। तो ये वाली जो तब्दीलियां हैं, दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी। और फिर इन प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी के साथ ही साथ समझने वाली चीज स्टूडेंट्स ये है कि हमारे इर्द गिर्द जो जलजले वगैरह आते हैं जिसको हम सिस्मोग्राफी में स्टडी करते हैं, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द अर्थ, और उसकी वजह से भी जमीन को रीशेप और डी शेप किया जा सकता है एज डिजायर्ड बाय द नेचर। देन इज डार्विन द अल्टीमेट गाय। अल्टीमेट गाय किस लिहाज से? एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिहाज से, क्योंकि हम सारी एवोल्यूशन को रिलेट ही डार्विन के साथ कर देते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों के अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन जो एक्सप्रेशन दिया या जो डिलीवर किया कंसेप्ट, देयर वाज डार्विन। फिर डार्विन्स कंसेप्ट था। फिर वॉयेज ऑफ बीगल, जो इसका बुनियादी तौर पे बहरी जहाज था, उसका नाम था बीगल। उस पे जो बहरी मुहिम इसने सर की हुई है उसको हम कहते हैं दैट इज द वॉयेज। चूंकि बहरी सफर था इस वजह से वॉयेज की टर्म इस्तेमाल की जा रही है। देन एसे ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इसकी डिटेल्स इंशाल्लाह ताला हम इसी चैप्टर में आने वाले सेशंस में स्टडी करेंगे। लेकिन समझ लें इसका ये ख्याल था कि वक्त गुजरने के साथ साथ पुरानी स्पीशीज से ही नई स्पीशीज आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होना शुरू हो जाती हैं, एंड इट इज पॉसिबल दे कैन बी एंटायरली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। फिर उसके बाद मेंडल स्टूडेंट्स, चूंकि इनहेरिटेंस की बात हमने शामिल की एवोल्यूशन के अंदर,
तो मेंडेलियन जेनेटिक्स और जेनेटिक्स के जो रूल्स हैं उसको जब डार्विनिज्म के साथ ब्लेंड किया गया तो नियो डार्विनिज्म का कंसेप्ट दिया गया। तो इससे हमें यह पता चलता है कि म्यूटेशंस हो या वेरिएशंस हो या डाइवर्सिटी जितनी भी आ रही है वो जेनेटिक्स के बगैर पॉसिबल नहीं है। सो मेंडल हैज हिज ओन कंट्रीब्यूशन हियर। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स वेलेस, जिसके एवोल्यूशन के हिस्ट्री में इसके इसार को हमेशा अच्छे अल्फाज में इस्तेमाल किया जाता है कि वेलेस ने भी वही तमाम स्टडीज की जो डार्विन के पास थी, लेकिन इसने डार्विन को सीनियर और अपना मेंटोर बनाते हुए वो सारे के सारी रिसर्च शेयर कर ली डार्विन के साथ, जो कि फिर बाद में इनकी जॉइंट पब्लिकेशन की फॉर्म में सामने आई। और इसके भी आइडियाज वही ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के साथ ही ब्लेंडेड हैं कि जो डार्विन के ख्यालात थे वही वेलेस के ख्यालात थे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इंट्रोडक्शन को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह